Now it's fine. जी अब बताइएगा वन लास्ट टाइम, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यस सर। अच्छा बच्चों, एमसीक्यू नंबर 1 है। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे वहाँ वॉइस में पूछेंगे। बिकॉज़ अब मैं जो है इसको आपके मैसेज नहीं देख सकूँगा। मैंने जस्ट स्क्रीन पे फोकस किया हुआ है और मैंने जो मीटिंग में जो भी है वो उसको मैंने हाइड कर दिया हुआ है। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखिए। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द मोशन ऑफ द रॉकेट बेस्ड ऑन। जो रॉकेट है उसका मोशन किस पर बेस करता है? तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था इट बेसिस ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो बीटा इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड टू। तो इम्पल्स जो होती है ना, इम्पल्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के, डेल्टा पी के। तो इम्पल्स के यूनिट भी जो मोमेंटम का यूनिट है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो पावर, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी फिर हम नहीं लेंगे, तो हम इम्पल्स जो कि अल्फा हमारा आंसर है वो लेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 है, बॉल ऑफ मैस 0.5 kg, ये बच्चों उसका मैस आ गया m, मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड, ये उसकी v आ गई। इज ब्रॉड टू रेस्ट, इट मींस ये vi है, और रेस्ट में आई है तो ये vf है। इन 0.1 सेकंड, ये बच्चों टाइम है। बाय अ बैट, व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट। जी बच्चों, तो आपके पास वी आई, वी एफ, एम और टी है। तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और यहाँ वैल्यूज आप पुट कर दें। तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, बल्कि इस तरफ कर लेते हैं वैल्यूज को पुट। एम हमारे पास 0.5 है और वी एफ हमारा 0 है। तो ये फर्स्ट पोर्शन 0 हो गया, माइनस 0.5, और वी आई हमारा जो बच्चों है वो 10 है, मल्टीप्लाई 10 ओवर टाइम कितना हमें गिवन है 0.1 सेकेंड। ओके, तो ये ज़ीरो तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो हमारा 5 टेंस आर कितना आंसर आ गया फिर 50 आंसर आ गया। तो नेगेटिव साइन एक्चुअली इसलिए है कि एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है, तो हमने जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। तो उस केस में हमारा जो आंसर बच्चों यहाँ बन रहा है वो चार्ली बन रहा है, दैट इज 50 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 4 है, वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप एट 2 kg पर सेकेंड। आपको याद होगा ये वाला, ये m ओवर t है, kg पर सेकेंड। दिस इज m ओवर t, m ओवर t विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये v आ गया आपके पास, एंड स्ट्राइक्स अ वॉल स्टॉपिंग डेड। व्हाट फोर्स डज द वाटर एक्सर्ट ऑन द वॉल। तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, F इक्वल्स टू m ओवर t इंटू वी। तो बच्चों यहाँ m ओवर t हमें क्या गिवन है 2, और v क्या गिवन है सर 10। तो 2 टाइम्स सर कितना हुआ 20। तो आपका बेस्ट आंसर बच्चों चार्ली होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, अ 3 kg बॉल, ये बच्चों मैस आ गया बॉल का, मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, ये वी आई आ गया। कोलाइड्स इलास्टिकली, ये कीवर्ड आ गया। विद अ स्टेशनरी 1 kg बॉल, स्टेशनरी का मतलब जो V2 है बच्चों, इसको V1 कह दें फिर आप, और ये V2 है वो 0 है। स्टेशनरी का मतलब हुआ दूसरी बॉल रेस्ट पे, और उसका ये वाली बॉल जो है इसको M1 कह देते हैं और इस बॉल को M2 कह देते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द 1 kg बॉल, यानी कि M2 जो बॉल है ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। यू हैव टू फाइंड V2 प्राइम। तो बच्चों आपको V1 प्राइम और V2 प्राइम फाइंड करने का फॉर्मूला बताया हुआ है। तो V2 प्राइम फाइंड करने का फॉर्मूला ज़रा मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, मुझे बताइएगा क्या मैंने सही लिखा है। 2 M1 ओवर M1
प्लस m2 इंटू v1 प्लस ज़ीरो क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये देखिए ये सेकंड बॉडी v2 ज़ीरो है, तो सेकंड पोर्शन इस फॉर्मूला का जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास थ्री है और m2 1 है और v1 जो है वो 4 है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। 2 m1 की जगह आ गया 3 ओवर 3 प्लस 1 इंटू कितनी थी हमारे पास वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड, 4। तो ये बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं 3 प्लस 1 4, ये 4 इस 4 से कट गया, तो 2 3 ज़र 6 आपका आंसर आएगा। तो इट मीन्स बीटा इज द बेस्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1000 kg बॉल, एक बॉल है जो कि उसका सॉरी 1000 kg कार का मैस कितना है 1000 kg, मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वी आ गई। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी का मतलब अब ये किसी और कार से कोलाइड कर रही है जिसका मैस कितना है 1500 kg। तो इसको बच्चों m1 कह देते हैं। ये वाली स्पीड हमारे पास v1 आ गई और ये स्टेशनरी है, तो v2 बच्चों क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये वाला आ गया आपके पास m2। दे लॉक टुगेदर यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं ये। द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मैस, तो आपको याद होगा हमने इस तरह का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कंपाउंड या कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला, टोटल मोमेंटम ओवर टोटल मैस। तो मोमेंटम देखें बच्चों m1 v1, ये देखो v1 और प्लस m2 v2, v2 तो जीरो है तो ऊपर आ जाएगा जस्ट m1 v1। अगर हमारे पास सेकंड बॉडी भी मूव कर रही होती तो हम प्लस करते m2 v2, लेकिन वो है नहीं। तो टोटल मोमेंटम ओवर टोटल मैस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था, कॉमन वेलोसिटी या कंपाउंड वेलोसिटी फाइंड करने का। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। m1 कितना है 1000 और हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड, इंटू 20 आ गया ओवर m1 कितना 1000 प्लस 1500, ये बच्चों आ गया 2500। ये दो ज़ीरो हमारे पास इस एक ज़ीरो को और इस एक ज़ीरो को खा गए। 25 1 ज़र 25, 25 4 ज़र 100, 4 2 ज़र 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। तो अब आप देखें अल्फा में भी 8 मीटर पर सेकेंड लिखा है, ठीक है, और बीटा में भी 8 मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, आपने जो भी टिक किया वो एक ही बात है, क्योंकि ऑप्शन में चेंज नहीं है, दैट्स वाई दोनों आंसर ठीक है। व्हाट इज ट्रू फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स। इनइलास्टिक में हमने पढ़ा था कि ये ऐसी कोलिजन होती है जिसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन देखें, बोथ टोटल मोमेंटम एंड टोटल किनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, तो ये गलत बात है। टोटल किनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक में नहीं कंजर्व रहती, ये देखें ना इनइलास्टिक का केस है। नीदर टोटल मोमेंटम नॉर टोटल किनेटिक एनर्जी, तो टोटल मोमेंटम तो भाई कांस्टेंट रहता है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चार्ली ऑप्शन है ओनली टोटल किनेटिक एनर्जी, वो तो सिर्फ वो उसमें होता है इन इलास्टिक में होता है। तो डेल्टा ऑप्शन है ओनली टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, सो ये हमारा जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन होगा, इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, which quantity is represented by the area under force time graph। देखो फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे एरिया, जो भी आपको ग्राफ मैंने बताया था आपने बस एक काम करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपने y पर जो क्वांटिटी और x पर जो क्वांटिटी उनको मल्टीप्लाई कर देना है f और t। तो f और t को मल्टीप्लाई करने से क्या चीज आती है जरा देखिए बच्चों, फॉर्मूला है ना आपके पास f इक्वल्स टू
डेल्टा पी ओवर टी या डेल्टा टी, इस टी को लेफ्ट पर मल्टीप्लाई कराएं तो एफ क्रॉस टी नहीं आता, तो ये इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम देता है। तो इम्पल्स की ऑप्शन है नहीं, मोमेंटम चेंज की ऑप्शन है, तो बीटा आंसर होगा। 9 है, अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास, मास कांस्टेंट है, फॉल्स फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू। तो ये देखो ये बच्चों, डेल्टा पी और डेल्टा टी फोर्स के इक्वल होता है, और जो बॉडी फॉल कर रही है उस पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों वो वेट के इक्वल होती है। तो आपका बेस्ट आंसर डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकंड। जी न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? डेफिनेटली इम्पल्स का यूनिट है, और किसी का बनता ही नहीं है। मूवमेंट जो है वो टॉर्क एक तरह से होता है, तो उसका न्यूटन क्या नाम है, न्यूटन मीटर बनता है। पावर का जूल पर सेकंड या वॉट होता है, और वर्क डन का जूल होता है। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कुलयन मोमेंटम एंड एनर्जी आर, तो ये बच्चों कंजर्व रहते हैं। आपका बेस्ट आंसर होगा चार्ली, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। टू रिप्लेस अ बॉल विद अनदर बॉल बाय कुलयन, अ स्नूकर प्लेयर मस्ट कंसीडर द कंडीशन दैट। जी बच्चों, कौन सी कंडीशन उसको मस्ट कंसीडर करनी चाहिए? द कुलयन मस्ट बी हेड ऑन, बिल्कुल ठीक बात है। द मूविंग बॉल मस्ट नॉट बी गिवन एनी स्पिन, तो बिल्कुल ठीक है। आपको याद है मैंने कंडीशन बताई थी कि नॉन रोटेटिंग स्मूथ बॉल होनी चाहिए और हेड ऑन कुलयन होनी चाहिए। इट मींस आपका ए और बी दोनों ठीक आंसर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 केजी, जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 50 केजी गिवन है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये v आ गया, ये m आ गया, टू अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये vi है, ये vf है। इन द सेम डायरेक्शन व्हाट इज द इम्पल्स प्रोवाइडेड टू कॉज दिस एक्सेलरेशन। जी बच्चों, इम्पल्स किसके इक्वल होती है? सर चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है। अगर ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना कौन सा मुश्किल काम है? सर आसान ही है, कैसे? एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो m कितना है हमारे पास? 50 मल्टीप्लाई वी एफ कितना है बच्चों? 10 माइनस m फिर 50 और वी आई कितना है? 2। तो ये आ गया 500 माइनस 2 5 ज़ा 10 100, तो बच्चों आंसर आ गया 400। तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया बीटा। नेक्स्ट है, अ प्रोजेक्टाइल is launched at angle theta with speed v at the highest point of its trajectory, which statement is correct? हाईएस्ट पॉइंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, आपको याद होगा। बहुत वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, नो, इनमें 90 डिग्री एंगल होता है, दोनों ही जीरो नहीं होते। वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होती। वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बात है। जब एक प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है, ठीक है। वाई कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन जी होता है जो कि डाउनवर्ड होता है ऑलवेज। तो ये वाली चार्ली ऑप्शन जो है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है। डेल्टा भी देख लेते हैं, वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन रिमूव हो जाता है। टू प्रोजेक्टाइल्स are launched from the same point with the same speed but different angles. If they have the same range, what is the sum of their launch angle? तो बहुत सिंपल बात है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पढ़ा हुआ है। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनकी रेंज सेम होगी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ इज पैराबोलिक बिकॉज, हाँ जी किस वजह से पैराबोलिक होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ना बच्चे ये सिर्फ ये कंडीशन नहीं है काफी। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये बातें ठीक है, लेकिन ये पाथ को पैराबोलिक नहीं बनाती। सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो एक वेलोसिटी तो उससे क्या गारंटी है कि पाथ पैराबोलिक होगी? या सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन हो तो उससे भी जरूरी नहीं है पैराबोलिक पाथ बने। बहुत हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स आर रिलेटेड क्वाड्रेटिकली, ये बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली जो y है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मान लो x है,
इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि y को एक्स स्क्वेयर के साथ प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो अब ये एक्चुअली किसमें होल्ड करता है? ये होल्ड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये होल्ड करता है तो इन दैट केस फिर हम इसको बोलते हैं कि इसकी जो मोशन है वो पैराबोलिक मोशन है। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स आर रिलेटेड क्वाड्रेटिकली। ठीक है, a projectile is launched from level ground at what point in its trajectory is the speed minimum? हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम होती है प्रोजेक्टाइल। For an ideal projectile launched from ground level, if the maximum height equals the horizontal range, what is the launch angle? जी बच्चों, कौन सी दो चीजें हैं? एक है मैक्सिमम हाइट और एक है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो किस एंगल पर ये दोनों इक्वल होती हैं? तो ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिया हुआ है। 8h इक्वल टू 2r tan थीटा। याद है ना, ये वाला एक मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। तो यहाँ से आ जाता है 4h, बल्कि h और r इक्वल है तो ये कट हो गए। 4 इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास, यहाँ इसको इक्वल बना देते हैं, r tan थीटा, सॉरी r तो कट गया, tan थीटा आ गया। थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4। ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, तो ये ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ऑप्शन बीटा बनता है इसका, या 76 डिग्री जिसको आप बोलते हो। टू स्टोन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप, एक को बिल्कुल सीधा थ्रो किया हमने, एंड द अदर एट 45 डिग्री विद द सेम स्पीड v, सेम स्पीड v के साथ एक को हमने 45 डिग्री पर लॉन्च कर दिया। मान लो ये एंगल 45 डिग्री है इसका, एक को अपवर्ड और एक को 45 पर, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ लाइट? जी बच्चों, टाइम ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। एक बात जरा यहाँ समझें, इनिशियल स्पीड सेम है, जी भी सेम है, तो t का साइन थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। अगर t का साइन थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं t1 ओवर t2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। अब वैल्यूज पुट कर दें थीटा की। पहली बॉल को, सर ये जो आप एमसीक्यू करवा रहे हैं ये हमारे पेपर में है ही नहीं। सर ऊपर के भी है, मतलब आपका जो एमसीक्यू नंबर 18 है वो किसी में हमारा 16 है, किसी में कुछ और है। नंबरिंग और सर कुछ मिसिंग भी है। नहीं, नंबरिंग आगे पीछे है, ये एमसीक्यूज उसमें है क्या? नहीं, नहीं सर, ये वाले मिसिंग है, हमारे पेपर में ये नहीं है। एमसीक्यू 19 नहीं है। तो क्या? अच्छा ठीक है, एमसीक्यू 19 नहीं है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, ऐसे ही है ना? क्या एमसीक्यू नंबर 20 है? ये सर ये है, लेकिन ये 21 है हमारे पेपर में। अच्छा, 18 तक सारे एमसीक्यूज थे, नहीं सर, दो ऊपर से जो उसमें थे ना वो हमारे पेपर में नहीं है। बाकी सारे आ रहे हैं। जी, चलो ऐसे अभी तक करते तो हैं, है। जो सारे आ रहे हैं ना वो डिस्कस हो जाएंगे। कोई नया एमसीक्यू आ रहा है तो वो भी आप नई चीज़ सीख रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब कोई एक ओके। दो एमसीक्यूज अगर जो ऐसे हैं जो आपके पेपर में थे और इधर वो नहीं है, तो फिर मैं वो आपको बाद में करा दूंगा, बल्कि वो आपको उसमें रेगुलर क्लास में कल करा दूंगा। ये हो गया। यस। अगर आगे सारे आपको लगें कि सर सारे ही डिफरेंट आई जा रहे हैं तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके सर। ओके गुड। तो इस एमसीक्यू को ज़रा समझें। एक स्ट्रेट अप फेंका था ऑब्जेक्ट को, मतलब उसका एंगल 90 डिग्री है, और दूसरे का 45 डिग्री है। तो अब यहाँ पर साइन 90 ओवर साइन 45 आ गया। साइन 90 बच्चों 1 होता है, और साइन 45 कितना होता है? किसी को याद है? 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में भी नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, अंडर रूट 2 ओवर 1।
तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो चार्ली होगा। In the absence of air resistance, the trajectory of a projectile depends on, हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो तो मैस पर डिपेंड करती है? नो, मैस पर डिपेंड नहीं करती। मैस पर कब डिपेंड करेगी? अगर एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कर दे। मैस एंड इनिशियल स्पीड, मैस पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तो सारे ऑप्शन में मैस है सिवाय चार्ली के। इनिशियल स्पीड एंड लॉन्च एंगल, तो आपका बेस्ट आंसर चार्ली होगा। एन आइडियल प्रोजेक्टाइल हैज initial velocity components vx 20 मीटर पर सेकेंड एंड vy जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज स्पीड व्हेन इट रिटर्न्स टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल? यानी कि आपने यहाँ से इसको लॉन्च किया और जब ये वापस इसी लेवल पर आएगा तो फिर इसकी स्पीड क्या होगी? तो बच्चों एक बात याद रखना, जितनी स्पीड से आप लॉन्च करते हैं ना, तो वापस जब वो ग्राउंड लेवल पर आता है तो सेम स्पीड से ग्राउंड लेवल पर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इनिशियल स्पीड फाइंड कर लें तो वही फाइनल स्पीड होगी एक्चुअली आपके पास। तो Vx और Vy दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब तो V अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल है, V इक्वल्स टू अंडर रूट Vx² प्लस Vy²। बहुत सिंपल हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करें। 20 है, 20 का स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 400 प्लस 30 है, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। तो ये बच्चों कितना हो गया? ये ऑलमोस्ट हो गया 9 + 4 1300। अब 2 जीरो का अंडर रूट लें तो क्या आता है? 1 जीरो। और ये 13 है, इसका अंडर रूट क्या आएगा? 4 4 ज़र 16, 3 3 ज़र 9। तो ऑलमोस्ट 3 से ज्यादा आएगा और 4 से कम आएगा, अराउंड 3.6 3.7 इस तरह से करके आंसर आएगा। और ये मल्टीप्लाई एक्चुअली 0 नहीं है, 10 है, ठीक है। तो ये 36 इसका मीटर पर सेकेंड आंसर बनता है, दैट इज बीटा ऑप्शन। फॉर एन आइडियल प्रोजेक्टाइल, आइडियल प्रोजेक्टाइल आप यूँ कह सकते हैं कि जिसमें जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस वगैरह है वो सारी निगलेक्ट हो, जीरो। द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज t। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ अच्छा जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने का अगर t है तो वापस आने का भी कितना होगा बच्चों? याद है ये या भूल गए? 2t। यस। जाने का भी t और वापस आने का भी t। 23 है, a projectile is launched with initial speed 50 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। ये बच्चों वी आई है आपके पास, ये वी आई है और ये थीटा है। above horizontal, what is the horizontal component of velocity at t equal to 3 सेकेंड? तो horizontal component जिस मर्जी टाइम पे पूछे क्या उसमें चेंज आता है? horizontal component में चेंज आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर? नहीं। नो सर। नो, तो फिर ये इसका फॉर्मूला वही है क्या? Vx इक्वल टू Vi कॉज ऑफ थीटा। आपको टाइम अगर दे दिया तो उसकी मेहरबानी है, वैसे में जरूरत नहीं थी, बहुत में उसने दे दिया। Vi की जगह आप 50 पुट करें, cos 30 बच्चों कितना होता है? अंडर रूट 3/2। ये देखिए मैंने थीटा 30 पुट किया ये वाला, तो ये 250 को 2 से डिवाइड करें तो ये 25 इंटू अंडर रूट 3 आंसर आएगा। तो आपका अल्फा ऑप्शन बनेगा इस केस में। 24 है, a ball rolls off a horizontal table with speed v। एक मान लो ऐसे टेबल है, यूं करके ऐसे टेबल है और इस पर एक बॉल जो है वो रोल कर रही है लाइक दिस। ये बॉल रोल करती हुई ना ऐसे रोल करती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इफ द टेबल हाइट इज h, अगर हम इसकी हाइट को h ले लें, ये वाली हाइट को, ठीक है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल एज वेयर इट लैंड्स? तो यहाँ से जब ये बॉल आगे जाएगी तो ये वाला डिस्टेंस बताएं कितना होगा, r, या इसको हम x कहते थे। अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी था, ये फॉर्मूला याद है? या वी एक्स इंटू अंडर रूट टू एच ओवर जी, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, ये टी इक्वल होता है
√2h/g। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आपके नोट्स में होना चाहिए और होगा। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो बेस्ट आंसर है वो अल्फा v इंटू √2h/g। In projectile motion the horizontal velocity remains constant because, हाँ जी, horizontal velocity क्यों constant रहती है? There is no horizontal force, बिल्कुल ठीक है। Air resistance is negligible, बिल्कुल ठीक है। Gravity acts vertically, बिल्कुल ठीक है। तो all of these, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों, a stone is thrown horizontally। ये देखिए ना कीवर्ड आ रहे हैं, जब मैं आपको बताता था क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, इस तरह के कीवर्ड आएंगे तो आपके सामने आ रहे हैं आज भाई। थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ क्लिफ 45 मीटर हाई, ये हाइट आ गई उसकी h विद स्पीड v, ये v आ गया, या इसको vx भी कह सकते हैं, v भी कह सकते हैं। व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? तो यहाँ से मान लो ये क्लिफ है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को फेंका, बिल्कुल ये वाला x आपने बताना है कितना है। और सर x बताने का फॉर्मूला क्या है? ये ऊपर अभी तो लिखा है हमने, ये वाला। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पुट करके और इसमें वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें Vx कितना में गिवन है? 10। यहाँ पर बच्चों पुट करते हैं 10 √2 इंटू एच कितना है? 45/g जो कि 10 होता है। तो 245 कितना हो गया? 90/10, तो 9 आ गया। 9 का अंडर रूट बच्चों कितना आएगा? 3। 3 10 30, तो आपका बेस्ट आंसर बीटा हो गया। है अ प्रोजेक्टाइल is launched at angle theta has vertical acceleration at the highest point equal to, जी बच्चों वर्टिकल एक्सेलरेशन एक ही होता है, जी होता है, और ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। बस यही ऑप्शन है, और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये हमें हिफ्ज है ये बात। वैसे ही two balls are released simultaneously from the same height, one dropped and the other projected horizontally when which reaches the ground first। एक देखो, एक को हमने ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और एक को ड्रॉप किया, तो ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगी? बच्चों देखो, ग्राउंड पर दोनों को लेकर जाना है ग्रेविटी ने सेम हाइट से, तो सेम हाइट से ग्राउंड पर ले जाने के लिए ग्रेविटी को सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब हुआ इसका आंसर होगा बीटा, बहुत साइमल्टेनियसली। एट व्हाट लॉन्चिंग एंगल रेंज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज? हाँ जी बच्चों, याद है हमने थीटा कितना पढ़ा था? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। r इक्वल्स टू r मैक्सिमम ओवर 2, 15 डिग्री पर आता था ना, याद है? यस सर। तो 15 डिग्री पर अगर आता है तो इसके अलावा और किस एंगल पर ही ये सेम आंसर आ सकता है? रेंज सेम होगी। 75 क्यों 75 वाला? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जैक्टली, जब 75 15 में ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब जितना एंगल 15 डिग्री पर है उतना एंगल ही 75 डिग्री पर है। इसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, बस ये एक नई बात जो आपको बतानी थी वो बता दी। 30 है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ओनली ऑन, हाँ जी, इनिशियल स्पीड, लॉन्च एंगल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है? t इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। अब सिर्फ थीटा जो है ना ये डिसाइड नहीं कर सकता, साइन थीटा डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ऐसी कोई और बात हमें नजर नहीं आ रही, तो इसलिए ये जी वैसे ही हमारा जो है ना वो कैंसिल हो रहा है, तो टी का वी आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट वी आई जो है, या चलें इसको जरा और ज्यादा अच्छा करते हैं हम। जो वी आई होता है बच्चों, चले इसको जरा देखो, वी आई इक्वल टू होता है
दो कंपोनेंट्स के, वी आई एक्स और वी आई वाई। तो इसका जो वी आई एक्स से कंपोनेंट है वो क्या होगा बच्चों, वी आई कॉस थीटा, और जो वी वाई कंपोनेंट है बच्चों वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा। ऐसे ही है। तो अब आप देखें ये जो हमारे पास वी आई साइन थीटा है, ये एक्चुअली 2 टाइम्स वी आई वाई नहीं है ओवर जी। तो जी कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका वी आई वाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अब इस केस में क्योंकि एंगल साइन थीटा का नहीं बताया हुआ, और तो ऑप्शंस में ये लिखा हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो वी आई वाई क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन चार्ली होगा। 31 है, which statement correctly differentiates horizontal and vertical motion in projectile motion? हॉरिजॉन्टल मोशन इज एक्सेलरेटेड, नो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक है, वी एक्स कॉन्स्टेंट होता है। वर्टिकल इज एक्सेलरेटेड, बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन जी होता है, ये वी एक्स कॉन्स्टेंट होता है, हमें याद है। बोथ आर एक्सेलरेटेड, नो। बोथ आर यूनिफॉर्म, नो। तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन होगा, बीटा होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है और वर्टिकल एक्सेलरेटेड है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट है 32, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाँ जी, एक्स टाइम स्क्वायर। नो, ये तो हॉरिजॉन्टल आ गया, उसने वर्टिकल पूछा है ना, यही है 32 है ना। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो एक्स का आप देख सकते हैं टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो खाली टाइम नहीं, टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल लाउंज, जब हम ये वाला क्या रिलेशन यूज करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो खाली टाइम हम कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि खाली टाइम में अगर रेंज हम लें तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रेंज का, तो उसमें टाइम आता नहीं है। इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो हमारे पास बेस्ट आंसर जो है वो बच्चों बीटा होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करा रहा हूँ और आंसर मैं 33 का बताई जा रहा हूँ। खैर इसको यार एक दफा ना माफी कराओ, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो एक्स जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स, तो बीटा आपका बेस्ट आंसर होगा टाइम के, ठीक है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हाँ जी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला बच्चों, जी कांस्टेंट है, एच नंबर है, ए सॉरी 1/2 नंबर है, तो एच का टी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो हमारे पास टाइम स्क्वायर आ गया। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम कब लेते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल वो प्रोजेक्शन लेते हैं, तो आपका बेस्ट आंसर बीटा होगा। 34 है, if the horizontal range of a projectile is r and maximum height is h, what is the relationship for a 45 degree launch? जी बच्चों, रेंज और किसमें है, हाइट के अंदर। तो आपको एक फॉर्मूला याद है, 8h इक्वल्स टू 2r tan थीटा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि थीटा अगर 45 डिग्री हो, तो अगर बच्चों यहाँ 45 डिग्री पुट कर दें तो 2 4s are 8, तो ये 4h इक्वल्स टू r आ गया, और tan 45 1 होता है, तो r इक्वल टू 4h आपका बेस्ट आंसर होगा, जो कि अल्फा बन रहा है। 35 है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मीटिंग का कितना टाइम रह गया भला, अभी शो तो नहीं हुआ टाइम, नहीं सर। जब शो हो तो मुझे बता दीजिएगा फिर उस हिसाब से। फॉर अ प्रोजेक्टाइल लाउंज्ड एट एंगल थीटा
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम, या बेसिकली यहाँ आना चाहिए एच ओवर टी फॉर सेम प्रोजेक्टाइल, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी हमने ये बताना है। तो सिंपली अगर हम देखें तो एच का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एच ओवर टी, एच का फॉर्मूला क्या होता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2vi साइन थीटा ओवर जी, यही होता है ना। अब ये डिवीजन है, मैंने ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने डिवीजन का साइन यहाँ लगाया। अगर हम इस साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, इसको हम यूँ कर देंगे वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g इंटू जी ओवर 2vi साइन थीटा, इस जी से ये जी कट गया, इस vi से एक vi कट गया, और एक साइन थीटा से एक साइन कट गया, तो h ओवर टी बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, h ओवर टी विल बी इक्वल्स टू vi बाय 4 साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास इनिशियल स्पीड सेम है, va अगर सेम है, तो h ओवर टी का साइन ऑफ थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो अब देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर बनता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो बीटा बन रहा है। 36 है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट 40 मीटर पर सेकेंड, ये वी आई आ गया बच्चों उसका, थीटा 30 आ गया, अबव हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये रहा आपके पास फॉर्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो हमने यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा h इक्वल्स टू, मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ बच्चों, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वी आई कितना गिवन है भला, वैल्यूज थोड़ी सी याद कर लें, वी आई 40 है और थीटा 30 है, वी आई 40 है, 40 का स्क्वायर बच्चों और इनटू साइन 30 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 10 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 2 जीरो आ गए, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ओवर 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और 2 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, सॉरी 2 8 ज़ा 16, और फिर ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 0 20 आंसर बनता है आपकी कैलकुलेशन के बाद। तो अब हम देख लेते हैं हमारा यस अल्फा इज द बेस्ट आंसर होगा। 37 है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड, वी आई आ गया, थीटा 60 आ गया, टू हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज इट्स रेंज ऑन लेवल ग्राउंड, तो आपने रेंज फाइंड करनी है बच्चों। तो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, याद है किसी को रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला, जी बच्चों रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला याद है, आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहाँ बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है, वी आई याद है क्या था, वी आई की वैल्यू कितनी गिवन है 20 और थीटा 60 है, वी आई की 20 का स्क्वायर 400, और सर मैसेज आ गया कि कॉल एंड्स इन 15 मिनट्स। चलें जब 5 मिनट रह जाए बताइएगा।
इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री ओवर 10। इस 10 से ये 1 0 तो गायब हुआ ना। ये बच्चों साइन 120 नहीं बन जाएगा? याद करो टेबल और मुझे बताओ साइन 120 कितनी वैल्यू देता है। सर जितनी 60 वैल्यू देगा, क्योंकि 180 में से 120 को माइनस करना है। साइन 60 कितनी देता है? √3/2। और इसका पॉजिटिव ही आंसर आता है, नेगेटिव में नहीं जाता। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो 2 1 2, 2 2 4, तो 20 √3 ये आपका आंसर बनेगा। 20 टाइम्स √3। तो यस, अल्फा इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है 38। A projectile launched at 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। साइन 37 भी दिया हुआ है और cos 37 की वैल्यू भी दी है। हैज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, t = 2vi। vi कितना है? 50 साइन थीटा। साइन जो है 37 वो 0.6 है, वो हमने लिख दिया ओवर जी। यही फॉर्मूला है ना, 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो जी की जगह भी हम 10 लिख देते हैं। चलें, ये हमारे पास इस 0 से ये 0 हो गया, और 2 5 10, और 10 को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट आंसर इसका डेल्टा होगा। A projectile is fired from ground level and reached maximum height of 20 मीटर। ये h आ गया आपके पास। What was its initial vertical velocity? अब थीटा नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने बोला है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो h मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाएं आप। फिर यहाँ पर h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, याद है? vi² ओवर 2g। अब आपने vi फाइंड करना है, तो vi² will be equal to 2g into h maximum। 2g into h maximum। यहाँ वैल्यूज पुट करें, 2 into 10 और h मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 20। तो बच्चों ये आ गया 20 into 20 400। तो 400 आ गया vi²। लेकिन हमें तो vi चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 आ गया और 2 0 का स्क्वायर 1 0 आ गया। तो आपका बेस्ट आंसर बीटा बनेगा। A stone is projected at 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, vi आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टू अचीव मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज उसने अचीव करनी है। व्हाट इज दिस मैक्सिमम रेंज? तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? आर मैक्सिमम बताओ कि वो कितनी होगी। देखो भाई, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? आर मैक्सिमम इक्वल्स टू था vi² ओवर जी। यही था vi² साइन 2 थीटा ओवर जी। तो साइन 2 थीटा 1 होता है आर मैक्सिमम के केस में। vi की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ गया ओवर 10 आ गया। 1 0 से 1 0 गायब हो गया, तो इसका आंसर बच्चों 40 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41। इसमें वो आपसे बोल रहा है, A projectile launched from ground level has initial momentum 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पी आई आ गया इनिशियल मोमेंटम। एंड लॉन्चिंग एंगल इज 30 डिग्री। ये थीटा आ गया बच्चों। व्हाट इज द मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट? तो बच्चों जब एक प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका सिर्फ vx कंपोनेंट होगा। तो इनिशियली अगर मोमेंटम के हम दो कंपोनेंट बनाएं, ये मोमेंटम पी आई है ना, तो इसका एक कंपोनेंट होगा पी आई एक्स और एक कंपोनेंट होगा पी आई वाई। तो पी आई एक्स इक्वल टू होगा पी आई कॉज ऑफ थीटा के। और हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट हमेशा रहता है। तो हमने ये पी आई फाइंड करना है। पी आई एक्स हमें व्हाट इज द मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। यस, हमें पी आई एक्स फाइंड करना है, बाकी चीजें गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। पी आई कितना है बच्चों? 100 और कॉज ऑफ 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 कितना होता है?
3/2 देखो 50 टाइम्स √3 आंसर आएगा। तो 50 टाइम्स √3, या आप यूं कह लें इसको √3/2। आपको याद हो अगर ये 0.866 नहीं होता था, हम इसको लेते थे ऐसे वर्क में भी, ये मैंने आपको कराया हुआ है कि cos 30 डिग्री √3/2 टाइम होता है या 86.6%। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.6 आ जाएगा। तो ये 86.6 की फॉर्म में आंसर है, इसलिए हमने इसको फर्दर किया। A ball is thrown from a 20-meter high building, ये h आ गया, at 15 मीटर पर सेकेंड vi आ गया, ठीक है, जो कि vx इक्वल आएगा हॉरिजॉन्टली। Where does it land from the base? तो बच्चों हमारे पास x फाइंड करने का हॉरिजॉन्टल के केस में, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, x फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है vx √2h/g। यहाँ हमने वैल्यूज पुट करनी है। vx कितना दिया हुआ है 15 इंटू √2h कितना बच्चों दिया था बोला 20, तो ये आ गया 20/g की वैल्यू 10। ये 0 गायब, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 2 15 30, तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन बनता है। 43 है, a projectile launched from ground level at angle theta has time of flight 4 seconds and range 80 मीटर, what is theta? तो थीटा बताएं क्या होगा। देखो दो चीजें हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट है और एक रेंज है। आपको याद होगा gt² इक्वल टू होगा 2r tan थीटा के। ये मैंने जनरल रिलेशन आपको बताया था कि टाइम और रेंज को कैसे इक्वेट करना है। अब यहाँ से देखें, आपके पास g की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू है 4, 4 4 16 हो गया 2, और रेंज बच्चों आपको दी है 80 और आपने थीटा बताना है कितना है। तो ये देखें, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 8 16 और ये वाला 16 इससे कट गया, इधर रह गया 1 और इधर रह गया tan थीटा। हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो आपका बेस्ट आंसर बच्चों बनेगा बीटा। नेक्स्ट है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट व्हाट एंगल इज द रेंज इक्वल टू 4/√3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज हाइट। एट व्हाट एंगल द रेंज इक्वल्स टू 4/√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी कि रेंज की जगह हमने क्या लिखना है 4/√3h। तो अब रेंज और हाइट को इक्वेट करना है और ये कंडीशन आपने याद रखनी है बस। रेंज और हाइट को इक्वेट करते हैं, तो रेंज और हाइट को इक्वेट करने का हमें पता है 8h इक्वल्स टू होता है रेंज और हाइट को, यस 2r tan थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने फाइंड करना है एट व्हाट एंगल, तो थीटा हमने फाइंड करना है यहाँ पर भी। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 8, सॉरी इधर नीचे लिख लेते हैं, 8h इक्वल्स टू 2, r की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 4/√3, ये आ जाएगा 4/√3h इंटू tan थीटा। इस h से ये h कैंसिल हुआ और ये 4 2 8 और 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1 और ये नीचे डिनोमिनेटर में √3 है, लेफ्ट साइड पर जाएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इक्वल्स टू tan थीटा। हमें तो थीटा चाहिए, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स √3। जी बच्चों किस एंगल पर √3 वैल्यू देता है tan? 60 डिग्री इज योर बेस्ट आंसर, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है, चार्ली ऑप्शन बन रही है। 47 है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड लेवल द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री इफ लॉन्च्ड फ्रॉम अ हाइट h above ground level the angle for maximum range is,
जी बच्चों, ये ग्राउंड लेवल है। अगर तो ग्राउंड लेवल से लॉन्च किया तो एंगल आता है 45 डिग्री। अगर थोड़ी सी ऑलरेडी हाइट है कोई, वहां से अगर लॉन्च करेंगे तो यही रेंज अगर देनी है या मैक्सिमम रेंज अगर देनी है, तो अब आपका जो एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज हाइट का कंपोनेंट ऑलरेडी एक इन्वॉल्व है। अगर यूं पूछ ले कि लोअर थोड़ा सा लेवल है ग्राउंड से, तो फिर आपने जो एंगल देना है वो मोर देन 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर आएगा लेस देन वाला। मैंने दोनों केस आपको बता दें, अगर हाइट का कह दें तो वो लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी एक हाइट का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड है। और अगर लोअर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड कह दे तो फिर उस केस में 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, और ग्राउंड लेवल पर अगर देखें तो वो 45 डिग्री ही रहेगा। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर मीटिंग में 4 मिनट रहते हैं। बस हम ये 3 एमसीयूज खत्म करते हैं, बस आप समझ लें कि बस खत्म हो गया हमारा ये। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिव द सेम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल इफ वन एंगल इज थीटा। अगर एक बच्चों 30 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 माइनस 30 होना चाहिए ना। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा, अल्फा। A body is thrown at angle theta with the horizontal. The kinetic energy at the highest point is K. ये kinetic energy है highest point पर, और the kinetic initial kinetic energy was। तो बच्चों आपको याद है हाईएस्ट पॉइंट पर किनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, हाईएस्ट पॉइंट पर किनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था इनिशियल किनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पर उसने बोला है कि किनेटिक एनर्जी वो k है, तो आप इनिशियल किनेटिक एनर्जी बताएं वो क्या होगी, ये वाली बताएं, ये आपने फाइंड करनी है ये। तो cos स्क्वायर थीटा इधर लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो के आई इक्वल टू आ जाएगा के ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर कॉस बच्चों क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है, तो के सीकेंड स्क्वायर थीटा आपका आंसर बनेगा, जो कि चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू रेंज इज 1:4, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। हाँ जी, ये देखो, ये बच्चों मैंने आपको ये करवाया हुआ है, किधर करवाया हुआ है अभी हमने, यस ये देखो, अगर एंगल बच्चों 45 डिग्री हो तो 8h इक्वल टू r tan थीटा करके हमने ये नहीं देखा था। तो अब अगर मैं r ओवर h करूं, ठीक है, तो मेरे पास रेशो आ जाएगी 4:1। अगर मैं h ओवर r करूं तो 1:4। अब देख लेते उसने क्या पूछा है। तो 1:4 है, तो आपके एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री बन रहे हैं, जो कि बीटा ऑप्शन है। चलो जी, मुबारक हो, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई एक आध मिनट रहता है तो। सर क्वेश्चन में एच मैक्स हम कब लेते हैं और कब नहीं लेते, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कहते हैं एट मैक्सिमम हाइट और आपने एच अगर मैक्स नहीं एंगल लिया, ना एच ही दिया लिया। और एच मैक्सिमम हाइट उसने बोल दी है, तो फिर आप एच मैक्सिमम वो वही लेंगे। अगर एंगल दे दिया कोई सर्टेन एंगल, फिर हाइट बोलिए, तो उस एंगल पर हाइट है वो। और बच्चों, सर इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, मिसिंग थे। कितने मिसिंग है वो कल डिस्कस कर लेंगे, क्लास में लेके आना। ओके सर, तीन थे वो। बस ठीक है, वो कल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें।